Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। मित्रों, रीट 2020 MP टेट और C टेट भर्ती है तो ये बहुत ही शानदार टेस्ट आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें आपको शिक्षा मनोविज्ञान के बहुत ही शानदार और मोस्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्पेशल टेस्ट सीरीज में आपके ये टेस्ट नंबर 8 है साथियों। इसके पहले भी 7 टेस्ट में अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं उनको तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन 7 टेस्ट को आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे मित्रों। पहला प्रश्न आता है आपका, देखिए प्रश्न को समझिएगा और फिर उत्तर दीजिए साथियों। प्रश्न 1 है EQ एवं IQ। ये देखिए EQ और IQ दोनों आपने नाम सुन रखे होंगे। एक तो होती है संवेगात्मक बुद्धि, एक होती है बुद्धि लब्धि। ये क्या है, ये किसके उदाहरण हैं? प्राप्त हुए प्रदत्त के, मानक प्रदत्त के, निकाले गए प्रदत्त के या व्यक्तिगत प्रदत्त के। तो साथियों देखिए EQ एवं IQ यहाँ पर उदाहरण है मानक प्रदत्त के। किसके उदाहरण है? EQ और IQ मानक प्रदत्त इनको माना जाता है साथियों। देखिए EQ और IQ आपने दोनों का अच्छी तरह से नाम सुना होगा, संवेगात्मक बुद्धि और बुद्धि लब्धि के बारे में। साथियों इनको मानक प्रदत्त के नाम से जाना जाता है। अच्छी तरह से याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही है प्रश्न नंबर 1 में। नेक्स्ट प्रश्न 2 देखते हैं मित्रों। दूसरा प्रश्न है विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ज्ञान में वृद्धि होना, संवेग में वृद्धि होना, वजन में वृद्धि होना या आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि होना। तो साथियों विकास में वृद्धि का मतलब होता है आकार में वृद्धि, सोच में वृद्धि, समझ में वृद्धि और कौशलों में भी वृद्धि होना। आपका जो चौथा विकल्प है वो बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 2 में। क्लियर है सभी के? मित्रों कमेंट करके जाए कितने प्रश्न आपके सही होते हैं टोटल प्रश्नों में से, और ये टेस्ट पेपर आपको कैसा लगा, कैसा आपका अनुभव रहा, हमें ज़रूर बताकर जाए और हमें सपोर्ट कीजिए साथियों। चैनल को सिर्फ आपको जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब वाला, उसको सिर्फ प्रेस करना है, जिसमें आपका काम बन जाएगा और मेरा भी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं मित्रों। तीसरा प्रश्न है वैचारिक क्रिया की अवस्था कौन सी है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष और 12 से 15 वर्ष। तो साथियों एक तो होती है आपके वैचारिक उदय की अवस्था और एक होती है आपके वैचारिक क्रिया की अवस्था। तो मित्रों देखिए वैचारिक उदय की अवस्था तो होती है 2 से 7 वर्ष और वैचारिक क्रिया की अवस्था होती है 7 से 12 वर्ष। और यहाँ पर वैचारिक क्रिया की अवस्था आपसे पूछी है, मतलब आपका जो तीसरा विकल्प है वो सही है। मित्रों वैचारिक क्रिया का मतलब कि जो बालक के मन में विचार आते हैं उन पर वो क्रिया करना आरंभ कर देता है, क्रिया करना प्रारंभ वो कर देता है, उसको ही कहा जाता है वैचारिक क्रिया की अवस्था। तो आपका जो विकल्प नंबर 3 है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। बहुत इजी प्रश्न आपको लग सकता है और या फिर आप इस प्रश्न को गलत भी कर सकते हो। बच्चे जैसा व्यवहार करना एक उदाहरण है युक्तिकरण का, प्रक्षेपण का, प्रतिगमन का और विस्थापन का। तो बच्चे जैसा व्यवहार करना यहाँ पर आपके आ जाता है प्रतिगमन के अंतर्गत। प्रतिगमन का मतलब क्या होता है? पूर्व की अवस्था में लौटना। जैसे एक किशोर है वो किसी बात पर दुखी हो जाता है, उसको रोना आ जाता है। अगर वो चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है तो मतलब वो बच्चे जैसा पहले रोता था उस अवस्था में वो लौट गया है, तो इसको कहा जाता है प्रतिगमन, पूर्व की अवस्था में लौट जाना। आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट प्रश्न 5 मित्रों। प्रश्न 5 आपको याद है तभी सही कर पाओगे आप। वुडवर्थ के अनुसार सीखना क्या है? तुक्का लगाना तो भारी पड़ जाएगा, गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन। व्यवहार में परिमार्जन, नवीन ज्ञान प्राप्त करना, व्यवहार में परिवर्तन और विकास का प्रक्रम। तो देखिए वुडवर्थ के अनुसार आपको यहाँ पर बताना है कि सीखना क्या है साथियों। तो राइट आंसर इसका जो आता है वो है विकास का प्रक्रम। ये कहलाता है वुडवर्थ के अनुसार सीखना है ये साथियों। क्या है ये? सीखना। लेकिन किसके अनुसार है? जब वुडवर्थ के अनुसार पूछे तभी आपको ये लगाना है
कि विकास का प्रक्रम ही सीखना है, ऐसा वुडवर्थ का कहना है। बाकी व्यवहार में परिमार्जन, व्यवहार में परिवर्तन, ये सभी सीखने की परिभाषाएं हैं, लेकिन पर्सनली वुडवर्थ के अनुसार पूछे तब आपका यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, विकास का प्रक्रम। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। अगर कंफ्यूजन है आप तो कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि 5वां प्रश्न में मैंने जो बताया वो गलत है तो आप कमेंट जरूर करें साथियों। प्रश्न नंबर 6, वातावरण वह हर वस्तु है। ठीक है, प्रश्न क्या करे, वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस पर सीधा अपना प्रभाव डालती है। ये किसने कहा है? तो ये तो परिभाषा है सीधी सीधी, गिलबर्ट, क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ और रॉस। तो इसमें भी आपके प्रश्न गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर परिभाषा याद नहीं है तो सीधी सी चीज़ है कि भाई फिर तुक्का लगेगा, तुक्का लगेगा तो फिर कोई गारंटी नहीं होती है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर है गिलबर्ट, आपका प्रथम विकल्प सही है। उपरोक्त जो परिभाषा है ये गिलबर्ट के द्वारा कही गई है, प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट प्रश्न 7 पे चलते हैं। निम्न में से सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। अब ये प्रश्न समझ पर आधारित है कि आप कितना सृजनात्मकता के बारे में जानते हो, आपकी सोच किस तरह की है। तो सृजनात्मकता का जो तत्व नहीं है उसको देखना है। सामंजस्य, दूसरे के विचारों में परिवर्तन करना, समस्याएं सुलझाना और तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता। तो साथियों एक बार आप बिल्कुल, अगर आपने दूसरा विकल्प चुना है तो बिल्कुल आप दूसरे विकल्प पे सही हो, क्योंकि दूसरों के विचारों में परिवर्तन करना ये कोई सृजनात्मकता के अंतर्गत नहीं आता है। जरूरी नहीं है कि आपने जो सृजनात्मकता करके आपके अंदर सृजनात्मकता का गुण है, आप किसी नई वस्तु का उत्पादन करते हो तो जरूरी नहीं है कि उसके कारण दूसरे के विचारों में परिवर्तन आए। इसलिए इसको यहाँ पर गलत माना जाएगा और आपको ये देखना था कि गलत क्या है। तो दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 7 में। मित्रों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे चलेंगे। हल सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? ये भी थोड़ा टिपिकल प्रश्न आपको लगने वाला है। सीखने की व्याख्या से ये संबंधित है, सीखने की व्याख्या के सरलीकरण से संबंधित है, ध्येय कर्मारोह से संबंधित है और सीखने की पुनर्व्याख्या से संबंधित है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी आप तुक्का लगाने वाले हो, क्योंकि देखिए अगर आपने ये प्रश्न नहीं पढ़ रखा है तो पूरे चांस है कि आप इस प्रश्न को गलत करोगे। तो साथियों यहाँ राइट आंसर आपका दूसरा विकल्प। जो हल सीएल हल ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है सभी को ये मालूम है, लेकिन ये कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है कि सीखने की व्याख्या का भी सरलीकरण इसमें किया जाता है। आपका विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न नंबर 8 में। मित्रों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे चलेंगे। मित्रों 9वां प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न उलझा हुआ है, आप आसानी से इसको हल भी कर सकते हो। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सी युक्ति समायोजन के प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आती है? तो प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत जो चीज आपको लगता है कि यार ये उदाहरण प्रक्षेपण में बैठ जाता है, वही आपका सही आंसर रहेगा। विकल्प प्रथम, सासू जी से लड़ाई होने पर बहू द्वारा मायके चले जाना। होता है अक्सर ऐसा भी, तो प्रक्षेपण है या नहीं है ये देखना है आपको। बहू से रोटियां ना बनने पर आटे में कमियां निकालना, कि भाई मुझे तो बहुत अच्छी बनाना आती है लेकिन आटा ही ऐसा पिसवा के लाते हो, बिल्कुल खराब। तो क्या ये प्रक्षेपण का उदाहरण है? तीसरा है, सासू जी से लड़ाई होने पर बहू द्वारा बच्चों पर गुस्सा निकालना, कि इधर आ बेटा, और उसके 4-5 ले, कि लड़ाई तो वहां पे हुई थी, गुस्सा वहां का था, निकाल बच्चों पर दिया। क्या ये प्रक्षेपण है? यदि मेरी सासू जी मुझसे लड़ी तो मैं घर भाग जाऊंगी। घर भाग जाऊंगी मतलब अपने घर जहां से आई थी पहले। तो साथियों इनमें से कौन सा उदाहरण प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आता है? मित्रों यहां पर आपका जो दूसरा विकल्प है, बहू से रोटियां ना बनने पर आटे में कमियां निकालना, यह प्रक्षेपण के अंतर्गत आ जाता है। क्योंकि प्रक्षेपण का मतलब क्या होता है? आरोपित करना। कमी तो खुद में होती है और दोष दूसरे पर लगाया जाता है, यही कहलाता है प्रक्षेपण। विकल्प नंबर 2 सही है। इसका प्रैक्टिकल भी आप इसका देख सकते हो जगह जगह पर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 देखेंगे मित्रों। चलिए 10वें प्रश्न पर चलते हैं। मित्रों
प्रश्न 10 आता है आपके, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी और गृह कार्य पूर्ण करना। तो देखिए विकल्प आपके सामने 4 है, हो सकता है आपको 4 विकल्प जो है वो सही लग रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपको एक ही विकल्प का चयन करना है जो आपका बेस्ट आंसर है। आपको लगता है कि ये बेस्ट विकल्प है और वही आपका सही आंसर रहेगा साथियों, लेकिन बेस्ट होना चाहिए। तो देखिए अभिप्रेरित शिक्षण का मतलब ये है कि बच्चे अगर प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, अगर बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो इसका मतलब वो पूर्ण रूप से अभिप्रेरित है साथियों, क्योंकि अधिकतम उपस्थिति का मतलब यूँ नहीं है कि बच्चे वहाँ पर अभिप्रेरित है। हो सकता है उनके माता पिता ने ज़बरदस्ती उनको स्कूल भेजा हो, उनका आने का ही मन नहीं था, इसलिए स्कूल आए हो माता पिता के दबाव के कारण। तो प्रथम विकल्प तो ऐसे गलत हो जाता है। कक्षा में बिल्कुल खामोशी हो रही है, इसका मतलब अभिप्रेरित हो सकता है कोई सो ही रहा हो वहाँ पर। गृह कार्य पूर्ण करना, ये भी दबाव के कारण होता है गृह कार्य पूर्ण करना, लेकिन प्रश्न पूछना, ये प्रश्न पूछना तो ऐच्छिक क्रिया है साथियों, ठीक है। अगर छात्र प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पर तो इसका मतलब कि वो पूर्ण रूप से अभिप्रेरित है, इसलिए आपका दूसरा विकल्प इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, रोजेनविंग परीक्षण करता है तार्किक चिंतन का, व्यक्तित्व का, सृजनात्मकता का और कुंठा का। तो देखिए रोजेनविग यहाँ पर परीक्षण करता है साथियों व्यक्तित्व का। किसका परीक्षण करता है मित्रों? व्यक्तित्व का परीक्षण करता है। आपका यहाँ पर जो विकल्प नंबर 2 है वो बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रश्न को आप नोट कर सकते हो अगर आपको ये प्रश्न याद नहीं था तो, ठीक है। दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 पे आएंगे मित्रों। विस्मरण के प्रयोग स्वयं पर किसने किए? वर्दाइमर, एबिंगहोस, मेस्लो और हल। तो विस्मरण के प्रयोग स्वयं पर करने वाले थे आपके एबिंगहोस। विकल्प नंबर 2 सही है। अब देखो रीड भर्ती में स्मृति से संबंधित जो टॉपिक है वो लगभग नहीं है, इससे प्रश्न भी नहीं पूछे जाते, लेकिन एमपीटेट और सीटेट में यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पर सम्मिलित किया है। तो आपका जो एबिंगहोस वाला विकल्प है वो बिल्कुल सही है। इन्होंने विस्मरण के प्रयोग स्वयं पर ही किए थे। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट प्रश्न 13 में, तो 13वां प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझना है। प्रतिभाशाली बालकों हेतु आवश्यक है, क्या आवश्यक है? जो प्रतिभाशाली जो इंटेलिजेंट बालक होते हैं उनके लिए क्या आवश्यक आपको लगता है यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से? उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाए, उन्हें असाधारण होने की अनुभूति कराई जाए और उन्हें हमेशा पुरस्कार प्रदान किए जाए और इनमें से सभी। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही आंसर निकलता है वो रहेगा उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाए। भाई ऐसा नहीं है कि उन्हें असाधारण होने की अनुभूति कराई जाए। बार बार कहोगे कि आप असाधारण हो, तो या तो कुसमायोजित हो जाएगा या फिर वो बहुत ज़्यादा घमंडी टाइप का हो जाएगा। हमेशा उसको आप पुरस्कार भी नहीं दे सकते हो, तो ये दोनों विकल्प इसलिए गलत हो जाते हैं। आपका प्रथम विकल्प ही इसमें सही रहेगा प्रश्न नंबर 13 में। मित्रों प्रश्न 14 देखते हैं। एक बच्चे को अकेलापन और एकांत पसंद है, यह स्वभाव जिससे संबंधित है आयु भिन्नता, सामाजिक भिन्नता, सांस्कृतिक भिन्नता और प्रजातीय भिन्नता। तो देखिए कोई बालक है, उसको अकेलापन पसंद है और एकांत पसंद है, मतलब वो बालक कैसा है? अंतर्मुखी बालक है साथियों, मतलब वो एकांत में रहना पसंद करता है। तो ये आयु के कारण तो ऐसा नहीं होता है, ये प्रजाति के कारण भी नहीं होता, ये संस्कृति के कारण भी नहीं होता, बल्कि ये कहलाती है सामाजिक भिन्नता। तो आपका जो विकल्प नंबर 2 है यहाँ पर वो बिल्कुल सही रहेगा। और आज का अंतिम प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले साथियों, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज का अंतिम प्रश्न नंबर 15। एक कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह शामपट्ट का प्रयोग करे, वह चर्चा करे, वह कहानी कहे या उनसे प्रश्न पूछे। तो साथियों हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि कहानी कहना इसका सही उत्तर है, लेकिन गलत है। शामपट्ट का प्रयोग तो वैसे भी सभी करते हैं। अब आपके सामने 2 विकल्प है, चर्चा करना और प्रश्न पूछना।
तो देखिए यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है वो ज़्यादा बेस्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि प्रश्न पूछोगे तो विद्यार्थी यहाँ पर उत्तर देंगे, फिर प्रश्न पूछोगे फिर विद्यार्थी उत्तर देंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि उनका सारा ध्यान कहाँ पर रहेगा? कक्षा में रहेगा। इसलिए सबसे बेस्ट विकल्प आपका प्रश्न पूछना ही सही रहेगा। तो चौथा विकल्प सही है। किसी भी प्रश्न पर अगर कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल कमेंट करके जाए, मैं उसके ऊपर बिल्कुल वीडियो बनाता हूँ। कमेंट में जो आपको लगता है कि ये प्रश्न कन्फ्यूजन वाला है तो उसका सॉल्यूशन कराया जाता है। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो को पूरा देखा है।